हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ज्ञान आरती। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, क्लास 7th की ज्योग्राफी टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 4 एंड द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज़ एयर। एयर का मतलब क्या होता है? हवा। देखिए अब डू यू नो, देखिए आप अपनी लेफ्ट हैंड साइड पर डू यू नो में क्या लिखा हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड हवा में जो है वो रिलीज़ होती है एंड इट क्रिएट्स अ ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट कैसे क्रिएट करती है? ऐसा होता है कि सन की जो रेज होती हैं ना, वो उसे ट्रैप कर लेती है, ठीक है, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट होता है। और ग्रीन हाउस इफेक्ट के बिना, ठीक है, हमारी जो पृथ्वी है वो बहुत ही ठंडी होती, रहने लायक नहीं होती, हम रह नहीं पाते, वो इतनी ज़्यादा ठंडी होती। लेकिन देखिए, कहते हैं ना एक्सेस में कोई भी चीज़ बुरी होती है। देखिए जब इसका एटमॉस्फेयर में लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, मैन मेड रीजंस, पोल्यूशंस हुए, जैसे इंडस्ट्रियल वेस्ट हुआ, इन सब के कारण, तो क्या होती है, इसे हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग से क्या होता है, दिस राइज इन टेम्परेचर कॉजेज द स्नो टू मेल्ट, इन द वर्ड टू मेल्ट। अब देखिए जब स्नो मेल्ट होती है ना, तो क्या होता है कि पानी का लेवल जो है वो ऊपर आता है। और जब पानी का लेवल ऊपर आता है तो नॉर्मल सी बात है कि जो हमारे कोस्ट लाइन्स पे जो शहर होते हैं या फिर जो घर वगैरह होते हैं वो डूब जाते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है। प्लस क्योंकि आइस शीट मेल्ट होती हैं तो हमारी फ्रेश वाटर का सोर्स भी ख़त्म हो रहा है। ठीक है, लॉन्ग रन में अच्छी चीज़ नहीं है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर का मेन पार्ट। आर अर्थ इज सराउंडेड बाय अ ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर. All living beings on this earth depend on the atmosphere for their survival. Okay, it provides us air we breathe. जो हमें जो एटमॉस्फेयर है उससे सांस मिलती है ब्रीथ करने के लिए। आपको पता है ब्रीदिंग एक बहुत ही बेसिक मैकेनिज्म है, हम उसके बिना नहीं जी सकते हैं। एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द sun's rays. Without this blanket of protection, we would be baked alive by the heat of the sun during the day and got frozen by the night. देखिए क्या होगा कि अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा ना, तो दिन के वक्त तो हम जल भुन जाएंगे। पहली बात तो लाइफ सस्टेन ही नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर सपोज़ करिए हम अभी की बात करें कि एटमॉस्फेयर ना हो तो क्या होगा, तो ये होगा कि रात के वक्त तो हम बिल्कुल ठंड में जम जाएंगे और सुबह के वक्त क्या होगा, हम सूरज की गर्मी में तप जाएंगे। ठीक है, सो इट इज़ दिस मास ऑफ एयर दैट हैज़ मेड द टेम्परेचर ऑन अर्थ लिवेबल. नाउ कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर. हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो किन किन चीज़ों से कंबाइन होकर बना है. डू यू नो दैट द एयर वी टेक इन वाइल ब्रीदिंग इज़ एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेज. जो हम एयर इनहेल करते हैं ना, वो अकेली ऑक्सीजन नहीं है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेज. कौन कौन सी हैं? नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर द टू गैसेज विच मेक अप द बल्क ऑफ द एटमॉस्फेयर. तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी दो एयर हैं जो बल्क बनाती हैं एटमॉस्फेयर में, सबसे पहली है ऑक्सीजन एंड द सेकेंड इज़ नाइट्रोजन. ओके, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन, हाइड्रोजन आर फाउंड इन लेसर क्वांटिटीज़. ये सारी गैसेस भी मिलती हैं पर ये लेसर क्वांटिटी में है. जैसे आप एक लड़की है, ये सर्कल लेके खड़ी हुई है, इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर है सबसे ज़्यादा. देखिए क्या है, नाइट्रोजन बाय 78%, ठीक है, ऑक्सीजन विद 21%, उसके बाद आती है आपकी आर्गन 0.93%, फिर आती हैं आपकी ऑल अदर गैसेस 0.4% एंड एंड में है कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%. ओके, अपार्ट फ्रॉम दीज गैसेस टाइनी डस्ट पार्टिकल आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द एयर. अब इन गैसेस के अलावा टाइनी डस्ट पार्टिकल होते हैं, वो भी एयर में होते हैं, जैसे कि PM2.5, PM10. ओके, द पाई चार्ट गिव्स यू द परसेंटेज ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर. हमने पढ़ लिया है नाइट्रोजन जो है सबसे ज़्यादा प्लेंटीफुल गैस है एयर में. जब हम इसे इनहेल करते हैं, ठीक है, व्हेन वी इनहेल वी टेक सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इनटू आवर लंग्स एंड एक्सहेल इट. बट प्लांट्स नीड नाइट्रोजन फॉर देयर सर्वाइवल. ठीक है, प्लांट्स एक्सहेल नहीं करते हैं. प्लांट्स को अपने सर्वाइवल के लिए सबसे पहले नाइट्रोजन चाहिए होता है. दे कैन नॉट टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर. ठीक है, अब दूसरी चीज़ ये है कि जो प्लांट्स हैं वो नाइट्रोजन डायरेक्टली नहीं इनहेल कर सकते हैं एयर से. बैक्टीरिया दैट लिव इन द सॉइल एंड रूट्स ऑफ सम प्लांट टेक नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर एंड चेंज इट इन द फॉर्म सो दैट प्लांट्स कैन यूज़. अब जो बैक्टीरिया होते हैं जो सॉइल और रूट्स में, मिट्टी और रूट्स में होते हैं ना, प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो नाइट्रोजन लेती हैं एटमॉस्फेयर और सॉइल से, और वो उस फॉर्म में कन्वर्ट करती है जिस फॉर्म में प्लांट नाइट्रोजन को यूज़ कर सकता है. ठीक है, ना ऑक्सीजन जो है सेकेंड मोस्ट प्लेंटीफुल गैस है एयर में. चाहे ह्यूमन्स हो, एनिमल्स हो, हम लोगों को क्या ज़रूरत होती है, हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है टू सर्वाइव. ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. और ये हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं ना,
वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं फोटोसिंथेसिस के वक्त। इन दिस वे ऑक्सीजन कॉन्टेंट्स इन द एयर रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। तो ऐसे क्या होता है, हम एक्सेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम करते हैं प्लांट्स और वो एक्सेल करते हैं ऑक्सीजन, ठीक है। इस तरीके से क्या होता है, एक आपकी ऑक्सीजन साइकिल चलती रहती है और ऑक्सीजन कॉन्स्टिट्यूएंट, ऑक्सीजन की मात्रा हवा में हमेशा कांस्टेंट रहती है। इफ़ वी कट ट्रीज देन दिस बैलेंस गेट डिस्टर्ब। लेकिन अगर हम तभी कहते हैं कि पेड़ नहीं काटने चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारी ऑक्सीजन जो है, हमें जो ऑक्सीजन मिलती है वो पेड़ों से ही मिलती है, ठीक है। तो अगर हम पेड़ काटेंगे तो ये जो बैलेंस है नेचर में ये डिस्टर्ब हो जाएगा। राइट हैंड साइड पे डू यू नो देखिए जब एयर को हीट किया जाता है ना तो फैलती है, इट एक्सपेंड्स, बिकम लाइटर एंड गोज़ अप। लाइट होती जाती है जैसे जैसे वो वार्म होती है एंड इट गोज़ अप। कोल्ड एयर इज़ डेंसर एंड हैवी। अब जो ठंडी हवा होती है वो डेंस होती है और वो हैवी होती है, इसलिए वो नीचे सिंक होती जाती है, ठीक है। व्हेन हॉट एयर राइजेस, कोल्ड एयर फ्रॉम सराउंडिंग एरिया रशेज देयर टू फिल इन द गैप, ओके। और इसी तरीके से क्या होता है कि हवा का सर्कुलेशन बना रहता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट गैस। अब ये बता रहा है कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट गैस है। ग्रीन प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड ही इनहेल करते हैं अपना खाना, अपना फूड बनाने के लिए, एंड द रिलीज ऑक्सीजन। ह्यूमन एंड एनिमल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। जो इंसान होते हैं और जानवर होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करते हैं। द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड बाय ह्यूमंस और एनिमल्स सीम टू बी इक्वल टू द अमाउंट यूज्ड बाय प्लांट्स विच मेक अ परफेक्ट बैलेंस। देखिए जितनी हम एक्सेल करते हैं ना, ऐसा माना जाता है कि उतनी ही प्लांट्स जो है वो कंज्यूम करते हैं और इस तरीके से एक परफेक्ट बैलेंस बना रहता है। लेकिन ये बैलेंस जो है अपसेट होता है जब हम फॉसिल फ्यूल्स बर्न करते हैं। जैसे कि फॉसिल फ्यूल क्या हो गए आपके, कोल, ऑयल, है ना। दे ऐड बिलियंस ऑफ टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर ईच ईयर। एज अ रिजल्ट द इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज अफेक्टेड द अर्थ वेदर एंड क्लाइमेट। देखिए जैसे जैसे हमने अभी क्या पढ़ा था कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती जाएगी एटमॉस्फेयर में तो क्या होगा कि गर्मी बढ़ती जाएगी, ठीक है। और इस वजह से क्या होगा कि अर्थ का वेदर और क्लाइमेट जो है वो डिस्टर्ब होगा, ओके। नाउ यहाँ पे देखिए आर्टिकल्स हैं, वेरियस न्यूज़पेपर के क्लिप्स हैं जो दे रखे हैं। टॉप साइंटिस्ट ऑफ अ वे आउट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग अनस्टॉपेबल, CO2 लेवल एट दिस ईयर लेवल हाई, ठीक है। ग्लोबल सनस्क्रीन लाइकली थिन। तो ये सारे आर्टिकल्स हैं, बहुत छपते हैं, हर दूसरे दिन छपते हैं कि कैसे ग्लोबल वार्मिंग, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड हमारे अर्थ को इतना नुकसान पहुंचा रही है, ठीक है। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, रियली वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर, प्लीज़ बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। जो हमारा एटमॉस्फेयर है ना ये कांस्टेंट नहीं है, ये 5 लेयर्स में डिवाइडेड है जिसकी मॉर्फोलॉजी अलग अलग है, ठीक है। नाउ आर एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द सरफेस लेयर। सबसे पहले हम सबसे नीचे से शुरू करेंगे। सबसे पहले आता है आपका ट्रोपोस्फेयर के बाद आता है आपका स्ट्रेटोस्फेयर के बाद आता है आपका मीजोस्फेयर के बाद थर्मोस्फेयर एंड लास्ट में आता है आपका एग्जॉस्फेयर, ठीक है। अब हम जो है ट्रोपोस्फेयर देखते हैं, ठीक है। नीचे से देखिए, यहाँ से देखिए, ट्रोपोस्फेयर देख रहे हैं आप, ठीक है। तो अब हम ट्रोपोस्फेयर के बारे में पढ़ते हैं। द लेयर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे लाइफ सस्टेन होती है। हम सब ट्रोपोस्फेयर में रहते हैं, ठीक है। एवरेज हाइट 13 किलोमीटर होती है ट्रोपोस्फेयर की। द एयर वी ब्रीथ एग्जिस्ट हियर। ऑलमोस्ट ऑल द वेदर फिनोमिनन लाइक रेनफॉल, फॉग एंड हेल स्टॉर्म अकर इन दिस रीजन, ठीक है। तो किस लेयर में जो है सारी ह्यूमन एक्टिविटी होती हैं या फिर जो वेदर फिनोमिनन है जैसे रेनफॉल, फॉग आती है, वो आती है हमारे ट्रोपोस्फेयर में जो सबसे नीचे की लेयर है। नाउ स्ट्रेटोस्फेयर, सेकंड लेयर है ये स्ट्रेटोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर के ऊपर होती है स्ट्रेटोस्फेयर और इसकी हाइट होती है 50 किलोमीटर, ठीक है। इस लेयर में क्लाउड्स नहीं होते हैं, ऑलमोस्ट फ्री होती है, ठीक है। और वेदर फिनोमिनन भी नहीं होते हैं, मेकिंग कंडीशन मोर आइडियल फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन्स। इस वजह से जो है आपके एरोप्लेन्स वो कौन सी लेयर में उड़ते हैं? वो उड़ते हैं आपके स्ट्रेटोस्फेयर में। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर जो स्ट्रेटोस्फेयर का है वो है इट कंटेन्स ओजोन लेयर। और ओजोन लेयर आपको पता है कि हमें हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेस से बचाती है सन के, ठीक है। नाउ ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर। अब तीसरी कौन सी हुई हमारी? मीजोस्फेयर है हमारी थर्ड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर आती है और ये एक्सटेंड करती है अप टू 80 किलोमीटर्स, ठीक है। मीटेरॉइड जो होते हैं, जो आपने सुना होगा जो बाहर से आपने सुना होगा कि मीटेरॉइड अटैक हुआ है, मीटेरॉइड आ रहा है, ठीक है। ये नेचुरल ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो अर्थ को हिट करते हैं, ठीक है। तो जो मीटियोर्स जो जल जाते हैं
आपके ऊपरी अर्थ के अपर सर्विस में, उन्हें हम कहते हैं मीटरॉइड्स, ठीक है। तो मीटरॉइड्स यहाँ पे बर्न कर जाते हैं किस लेयर में, मीजोस्फीयर में, ठीक है। मीटरॉइड्स बर्न अप इन दिस लेयर ऑन एंटरिंग द स्पेस। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मीटरॉइड्स अर्थ की कौन सी लेयर में बर्न करते हैं, तो कौन सी लेयर में बर्न करते हैं, वो मीजोस्फीयर में बर्न करते हैं, ठीक है। नाउ कम्स द नेक्स्ट लेयर विच इज़ थर्मोस्फीयर। इन थर्मोस्फीयर टेम्परेचर राइजेज वेरी रैपिडली विद इंक्रीजिंग हाइट, ठीक है। अब इस लेयर में क्या होता है, थर्मोस्फीयर में क्या होता है, ये चौथी हमारी लेयर है और इसमें हाइट के साथ साथ है ना आपकी गर्मी, जो टेम्परेचर है वो भी बहुत बढ़ता जाता है। आयोनोस्फीयर इज़ अ पार्ट ऑफ दिस लेयर। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आयोनोस्फीयर किस लेयर का पार्ट है, ठीक है, तो आयोनोस्फीयर इज़ अ पार्ट ऑफ आपका थर्मोस्फीयर, नॉट एक्सोस्फीयर, याद रखिएगा आप। फोर्थ लेयर का पार्ट है आयोनोस्फीयर, ठीक है। इट एक्सटेंड बिटवीन 80 to 400 किलोमीटर। दिस लेयर हेल्प इन रेडियो ट्रांसमिशन। देखिए याद रखिएगा कि एरोप्लेन किस लेयर में उड़ते हैं, एरोप्लेन उड़ते हैं स्ट्रेटोस्फीयर में, ठीक है। और रेडियो ट्रांसमिशन किस लेयर में होता है, रेडियो ट्रांसमिशन होता है आपके थर्मोस्फीयर में, ठीक है। इनफैक्ट रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाय दिस लेयर, ठीक है। नाउ लास्ट लेयर है हमारी एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर सबसे बाहर वाली लेयर होती है। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एक्सोस्फीयर। दिस लेयर हैज़ वेरी थिन लेयर, बहुत ही थिन लेयर होती है इसमें, ठीक है। लाइट गैसेस जैसे हीलियम और हाइड्रोजन फ्लोट करती हैं यहाँ पे, ठीक है। लाइट गैसेस लाइक हीलियम एंड हाइड्रोजन फ्लोट इनटू द स्पेस फ्रॉम हियर, ओके। नाउ वेदर एंड क्लाइमेट। अब इज इट गोइंग टू रेन टुडे, will it be bright and sunny today? How many times have we heard this from anxious cricket fans speculating the fate of a one day match? देखिए क्या होता है, कभी भी अगर आप क्रिकेट के शौकीन हैं या अगर नहीं भी हैं तो आपने सुना होगा कि वहाँ पे जो कमेंटेटर्स होते हैं वो कहते हैं ओहो आज तो बारिश होने वाली है, आज बारिश होगी, मौसम कैसा है, ठीक है। वो स्पेकुलेट करते हैं, ठीक है। इफ़ यू इमेजिन आवर बॉडी टू बी अ रेडियो एंड द माइंड इट्स स्पीकर। अब ये कह रहा है कि हम इमेजिन करते हैं हमारी बॉडी जो है वो रेडियो है और हमारा माइंड है स्पीकर है, ठीक है। वेदर इज़ समथिंग दैट फिडल्स विद इट्स कंट्रोल नॉब्स। वेदर इज़ दिस आवर टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। देखिए वेदर क्या है कि घंटे से घंटे और दिन के दिन का जो कंडीशन होता है ना एटमॉस्फेयर का, उसे हम वेदर कहते हैं। वेदर डे टू डे फिनोमिनन है, आर टू आर फिनोमिनन है, ठीक है। अ हॉट और ह्यूमिड वेदर मे मेक वन इरिटेबल, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो आप इरिटेट नहीं हो जाते हैं, ठीक है। और अगर किस दिन बहुत ही ईजी ब्रीजी हवा चल रही है, हल्की सी ठंड है गर्मियों के वक्त, तो आपको लगता है ओहो ये तो मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है, ठीक है। वेदर कैन चेंज ड्रामेटिकली फ्रॉम डे टू डे। अब आपने देखा होगा किसी दिन बहुत गर्मी होती है, 2-3 दिन बहुत गर्मी, अगले दिन बारिश पड़ गई और बहुत ही अच्छा मौसम है, ठीक है। हाउएवर द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम रिप्रेजेंट द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। देखिए जो छोटा मोटा होता है ना डे टू डे का जो चेंजेस होते हैं उन्हें हम कहते हैं वेदर, कि आज जो है बहुत तेज़ बारिश पड़ रही है, ठीक है। सो द वेदर टुडे इज़ रेनी, ठीक है। आज बहुत गर्मी है, द वेदर टुडे इज़ रियली हॉट, ठीक है। लेकिन क्लाइमेट क्या होता है, क्लाइमेट है एक लंबे समय के लिए एक जगह का जो क्या कहते हैं एवरेज वेदर कंडीशन होती है ना, उसे हम कहते हैं क्लाइमेट। नाउ डू यू अंडरस्टैंड व्हाई डू वी हैव डेली वेदर फोरकास्ट की। अब ये कह रहा है कि अब आप समझे क्यों डेली वेदर फोरकास्ट होता है, ठीक है। नाउ डू यू नो में देखिए, यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट द अर्थ रिसीव ओनली 1 in 2, मतलब मेरे ख्याल से ये तो मिलियंस के भी पार होगा, पार्ट ऑफ द सन्स एनर्जी, तब भी इतनी गर्मी हो जाती है, ठीक है। नाउ टेम्परेचर। थर्मोस्फेयर मेजर्स, राइट हैंड साइड पे देखिए, थर्मोस्फेयर मेजर्स द टेम्परेचर। तो टेम्परेचर कौन मेजर करता है, थर्मोस्फेयर मेजर करता है। बैरोमीटर क्या मेजर करता है, बैरोमीटर मेजर करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। याद करिए क्या करता है, थर्मोस्फेयर मेजर्स द टेम्परेचर, बैरोमीटर मेजर्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। रेन गॉज क्या मेजर करता है, रेन गॉज मेजर्स द अमाउंट ऑफ रेनफॉल। और विंड वेन क्या मेजर करता है, विंड वेन जो है आपको डायरेक्शन दिखाता है विंड की, ठीक है। विंड वेन शोज द डायरेक्शन ऑफ द विंड। तो थर्मोस्फेयर याद करिए क्या है, मेजर्स द टेम्परेचर, बैरोमीटर मेजर्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर, रेन गॉज मेजर्स द अमाउंट ऑफ रेनफॉल एंड विंड वेन शोज द डायरेक्शन ऑफ द विंड, ठीक है। नाउ टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है कि टेम्परेचर यू फील एवरी डे इज़ अ टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर। द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस इज नोन एज अ टेम्परेचर, ठीक है। अगर आपसे मैं एग्जाम में पूछ रहा हूँ कि अच्छा ये बताइए टेम्परेचर क्या होते हैं, तो आप क्या कहेंगे, द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर। एयर में जिस डिग्री में कोल्डनेस या हॉटनेस है उसे हम क्या कहेंगे, टेम्परेचर।
द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर चेंजेस नॉट ओनली बिटवीन डे एंड नाइट। आपने देखा होगा दिन में बहुत गर्मी होती है पर रात को फिर भी राहत हो जाती है, ठीक है। तो ये कह रहा है टेम्परेचर सिर्फ दिन और रात में नहीं बदलता पर सीज़न टू सीज़न भी बदलता है। जैसे आपने देखा होगा समर्स, विंटर्स, ऑटमन, स्प्रिंग, सब में अलग अलग टेम्परेचर होता है। समर्स जो है विंटर्स से गर्म होती हैं, विंटर्स जो है वो समर्स से ठंडी होती हैं। एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसेस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर इज़ इंसुलेशन। अब जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन को इन्फ्लुएंस करता है वो क्या होता है, वो होता है इंसुलेशन। और इंसुलेशन क्या होता है? इंसुलेशन इज़ द इनकमिंग सोलार एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ। क्या होता है इंसुलेशन? इंसुलेशन होता है जो इनकमिंग सोलार एनर्जी है जिसे अर्थ हमारी इंटरसेप्ट करती है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ इंसुलेशन, जो इंसुलेशन की अमाउंट होती है ना, ये डिक्रीज़ करती है इक्वेटर से पोल की तरफ। आपने देखा होगा जो हमारे पोल्स हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ये बहुत ठंडे हैं, ये जमे पड़े हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि अर्थ पे सबसे इक्वेटर की साइड सबसे ज़्यादा इंसुलेशन होती है जबकि पोल्स की तरफ ये इंसुलेशन कम होती जाती है। देयरफॉर द टेम्परेचर डिक्रीजेज इन द सेम मैनर। नाउ डू यू अंडरस्टैंड वाई पोल्स आर कवर्ड विथ स्नो। अब आपको समझ में आया कि पोल्स स्नो से क्यों कवर्ड है? क्यों कवर्ड है? क्योंकि वहाँ पे इंसुलेशन काफ़ी कम होती है एज़ कम्पेयर टू द मिडल ऑफ द अर्थ विच इज़ लाइक द इक्वेटर, ठीक है। इफ़ the earth temperature rises too high it would become too warm for some crops to grow। देखिए अगर अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया ना तो कुछ तो ऐसी क्रॉप्स होंगी जो ग्रो ही नहीं कर पाएंगी। टेम्परेचर इन, अब ये याद रखिएगा कि टेम्परेचर सिटीज़ में ना वो विलेजेस से ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि सिटीज़ में कंक्रीट की रोड और बिल्डिंग्स जो होती हैं ना वो आपकी सन की गर्मी को ट्रैप कर लेती हैं, ठीक है। जबकि विलेजेस में क्या होता है कि इतनी ज़्यादा कंक्रीट वगैरह नहीं होती, दूरी पे घर होते हैं, छोटे छोटे घर होते हैं, ठीक है। तो इतनी ज़्यादा कंक्रीट वगैरह नहीं होती, इस वजह से विलेजेस में थोड़ी कम गर्मी होती है, ठीक है। जो कंक्रीट होती है ना उसमें एसफाल्ट जो है वो बहुत जल्दी आपका गर्म हो जाता है, ठीक है। और ये गर्मी जो दिन में ट्रैप होती है वो रात को रिलीज़ होती है। ऑल्सो द क्राउडेड हाई राइज बिल्डिंग्स ऑफ द सिटीज़ ट्रैप द वार्म एयर एंड थस रेज द टेम्परेचर ऑफ द सिटीज़। ओके, नाउ अब देखते हैं ये डू यू नो देखते हैं। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर इज़ द डिग्री सेल्सियस। It was invented by Andreas Celsius on the Celsius scale. At the Celsius scale, the water freeze at 0 degree and boils at 100 degree Celsius। तो ये याद रखिएगा वाटर जो है वो फ्रीज़ होता है 0 डिग्री पे और जो बॉयल करता है वो बॉयल करता है 100 डिग्री पे। नाउ डू यू नो ऑन द मून देयर इज़ नो एयर एंड हैंस नो एयर प्रेशर। अब ये याद रखिएगा कि मून पे ना तो एयर है और ना ही एयर प्रेशर है, ठीक है। क्योंकि एयर नहीं है तो एयर प्रेशर भी नहीं है। एस्ट्रोनॉट्स हैव टू वियर स्पेशल प्रोटेक्टिव स्पेस सूट फिल्ड विद एयर व्हेन दे गो टू द मून। अब जब हमारे एस्ट्रोनॉट मून पे जाते हैं ना तो उन्हें हवा से भरे हुए, एयर से भरे हुए प्रोटेक्टिव गियर पहनने पड़ते हैं, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे तो एटमॉस्फेयर है नहीं। अगर वो ये स्पेस सूट नहीं पहनेंगे ना तो जो काउंटर प्रेशर एग्जर्ट करेगी बॉडी से एग्जर्ट होगा ना वो आपके जो एस्ट्रोनॉट है उनकी ब्लड वेसल्स को बर्स्ट कर देगा और उस वजह से क्या होगा एटमॉस्फेयर में मतलब वहाँ पर मून पे एस्ट्रोनॉट्स ब्लीड करने लगेंगे, ठीक है। नाउ एयर प्रेशर के बारे में पढ़ते हैं। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट द एयर अबव अस प्रेसेस अस विद अ ग्रेट फोर्स ऑन आवर बॉडी। आपको ये जान के बहुत आश्चर्य होगा कि हमारे ऊपर जो एयर होता है ना एटमॉस्फेयर में वो हमारी बॉडी पे बहुत ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट करता है, फोर्स एग्जर्ट करता है, लेकिन हम फील नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि दिस इज़ बिकॉज द एयर प्रेसेस अस फ्रॉम ऑल द डायरेक्शन। क्योंकि ऐसा इसलिए हो रहा है, हम फील इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि जो एयर होती है ना वो हर तरफ से हमें क्या कर रही है, प्रेस कर रही है और हमारी बॉडी जो है काउंटर एग्जर्ट करती है, ठीक है। काउंटर प्रेशर को एग्जर्ट करती है जब वो एयर हम पे प्रेशर एग्जर्ट करती है। अब एयर प्रेशर को हम कैसे डिफाइन करेंगे? एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सर्फेस। ओके, एज वी गो अप द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर द प्रेशर फॉल्स रैपिडली। जैसे जैसे हम एज़ वी गो अप द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, जैसे जैसे हम लेयर्स क्रॉस करते जाएंगे एटमॉस्फेयर की वैसे वैसे प्रेशर जो है वो फॉल करता जाएगा। द एयर प्रेशर, सबसे ज़्यादा एयर प्रेशर कहाँ होता है? सी लेवल पे, और वो डिक्रीज़ करता है हाइट के साथ। हाइट के साथ जो है हमारा एयर प्रेशर डिक्रीज़ करता जाता है और हाईएस्ट होता है सी लेवल पे। हॉरिजॉन्टली, ठीक है, हॉरिजॉन्टली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द टेम्परेचर ऑफ एयर एट अ गिवन प्लेस। देखिए जो टेम्परेचर होती है ना
वो डिफ़ाइन करती है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर हॉरिजॉन्टली इन एरियाज़ वेयर टेम्परेचर इज़ हाई द एयर गेट हीटेड एंड राइसेस। जहाँ पे जैसे कि हमने पढ़ा था कि क्या होता है कि जब हम एयर को हीट करते हैं तो वो एक्सपैंड करती है, और जब वो एक्सपैंड करती है तो वो ऊंची उठती है, ठीक है। तो यहाँ पे वो कह रहा है इन एरियाज़ वेयर टेम्परेचर इज़ हाई द एयर गेट्स हीटेड एंड राइजेस, दिस क्रिएट्स अ लो प्रेशर एरिया। इसकी वजह से क्या होता है, एक लो प्रेशर एरिया जो है वो बनता चला जाता है। लो प्रेशर इज़ एसोसिएटेड विथ क्लाउडी स्काई एंड वेट वेदर। लो प्रेशर किस चीज़ से एसोसिएटेड होता है, लो प्रेशर इज़ एसोसिएटेड विथ क्लाउडी स्काई और जो थोड़ा सा वेट वेदर। ओके, नाउ इन एरियाज़ हैविंग लो टेम्परेचर द एयर इज़ कोल्ड। जहाँ पे टेम्परेचर कम होता है ना, वहाँ पे हवा ठंडी होती है। इट इज़ देयरफॉर हैवी। अब हैवी एयर क्या होता है, हैवी एयर सिंक्स एंड क्रिएट अ हाई प्रेशर एरिया। हैवी एयर जो ठंडी एयर होती है वो हैवी होती है, वो क्या करती है, सिंक करती है और वो हाई प्रेशर एरिया क्रिएट कर देती है। नाउ हाई प्रेशर एरिया इज़ एसोसिएटेड विद क्लियर एंड सनी स्काईज। क्यों? क्योंकि अगर आप ऑपोजिट देखेंगे तो लो प्रेशर एरिया इज़ एसोसिएटेड विद क्लाउडी स्काई एंड वेट वेदर, तो ऑपोजिट ही होना है, ठीक है। द एयर ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। अब ये आप याद रखिएगा कि एयर जो हमारी एयर होती है ये हमेशा मूव करती है कहाँ से, हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ। नाउ डू यू नो द विंड इज़ नेम्ड आफ्टर द डायरेक्शन फ्रॉम विच इट ब्लोज। एग्जाम्पल, द विंड फ्रॉम द वेस्ट इज़ कॉल्ड वेस्टर्ली। अब आप ये याद रखिएगा, अगर आपसे ये पूछे जाए कि वेस्टर्ली जो है वो किस डायरेक्शन से फ़्लो करती है, तो वो उसी डायरेक्शन से फ़्लो करती है जिस पे उसका नाम लिखा गया है, ठीक है। तो क्या वेस्टर्ली है, इसका मतलब वो वेस्टर्न डायरेक्शन से फ़्लो कर रही है। नाउ कम्स द विंड, द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया इज़ कॉल्ड विंड। विंड को हम कैसे डिफाइन करेंगे, द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू low pressure area. You can see wind at work as it blows dry leaves from the pavement or uproot tree during a storm. Sometime when the wind blows gently, you can even see it blowing away smoke or fine dust. At time wind can be so strong that it is difficult to walk against it. तो ये variety of wind बता रहा है कि कभी इतनी हल्की होती है, कभी इतनी तेज़ होती है कि आपसे चला भी नहीं जाता है। You must have experienced इट इज़ नॉट ईजी टू होल्ड एन एम्ब्रेला ऑन ए विंडी डे। अब आपने कभी देखा होगा कि किस दिन बारिश होती है, आप छाता लेके जा रहे हैं और उस दिन हवा भी बहुत तेज़ चल रही है, तो आपका जो छाता है वही उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो थिंक ऑफ सम एग्जाम्पल व्हेन स्ट्रॉन्ग विंड्स हैव क्रिएटेड प्रॉब्लम फॉर यू। नॉट इम्पॉर्टेंट, यू डोंट हैव टू थिंक व्हेन इट डिड इट। हमें पता है कि तेज़ हवा से बहुत ज़्यादा जो है दिक्कत होती है अगर हम बाहर हों, ठीक है। कपड़े उड़ने लगते हैं हमारे, हमने जो पहने हो हमारा छाता उल्टा हो जाता है, ठीक है। नाउ विंड्स कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। अब विंड को जो है हम 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। अब मैंने ये कहा कि कोई इतना ज़रूरी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने माइंड पे प्रेशर एक्सर्ट नहीं करेंगे, आप करेंगे। आप सोचिए कि बहुत तेज़ विंड से क्या नुकसान होते हैं, ठीक है। इट वॉज जस्ट बिकॉज आई वॉज सेइंग बिकॉज ऑफ आर टाइम कॉन्स्ट्रेंट, ठीक है। नाउ परमानेंट विंड, 3 तरह की विंड होती हैं। सबसे पहली होती है परमानेंट विंड। परमानेंट विंड कौन सी होती हैं, द ट्रेड विंड, वेस्टर्लीज एंड ईस्टर्लीज आर कॉल्ड परमानेंट विंड। इन्हें परमानेंट विंड क्यों कहते हैं, बिकॉज दे ब्लो कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट ईयर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। परमानेंट विंड वो होती हैं जो कॉन्स्टेंटली ब्लो करती हैं थ्रू आउट द ईयर पर्टिकुलर डायरेक्शन में। और वो कौन कौन सी होती हैं, एक आपकी ईस्टर्ली हो गई, एक आपकी वेस्टर्ली हो गई और एक हो गई आपकी ट्रेड विंड्स, ठीक है। नाउ सीजनल, इन्हें आपको याद करना पड़ेगा, कोई और तरीका नहीं है। बस वेस्टर्ली का मतलब ये हुआ जो वेस्टर्न डायरेक्शन से विंड फ्लो कर रही है, ईस्टर्ली का मतलब वो ये हुआ जो ईस्टर्न डायरेक्शन से फ्लो कर रही है, ठीक है। और तीसरी कौन सी हुई, तीसरी हुई ट्रेड विंड्स। नाउ सीजनल विंड्स, सीजनल विंड्स आप नाम से ही समझ गए हैं, जो पर्टिकुलर सीजन में विंड चलती हैं उन्हें हम सीजनल विंड कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मानसून्स इन इंडिया, ठीक है। दीज विंड चेंज देयर डायरेक्शन इन डिफरेंट सीजन्स, फॉर एग्जाम्पल मानसून्स इन इंडिया। नाउ लोकल विंड्स कौन सी होती हैं, देखिए, दे ब्लो ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द डे और ईयर इन अ स्मॉल एरिया। ये स्मॉल एरिया में फ्लो करती हैं तभी इनका नाम जो है लोकल विंड्स है। फॉर एग्जाम्पल लैंड एंड सी ब्रीज। डू यू रिकॉल द हॉट एंड ड्राई लोकल विंड ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। देखिए, नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया में एक लोकल विंड ब्लो करती है और उसे हम कहते हैं लू, ठीक है। ये ड्राई होती है, ड्राई विंड मतलब कि इसमें मॉइस्चर कंटेंट नहीं होता है। ओके, नाउ एक बार आप ये देखिए मेजर प्रेशर बेल्ट एंड विंड सिस्टम देखिए।
ऊपर नीचे नॉर्थ पोल साउथ पोल यहाँ पे हाई प्रेशर दिखा रखा है। फिर पोलार ईस्टर्लीज दिखा रखी हैं, ये ईस्ट से वेस्ट में फ़्लो कर रही हैं। नाउ प्रिवेलिंग वेस्टर्लीज दिखा रखी हैं, ये आपकी वेस्ट से ईस्ट में कर रही हैं, ठीक है। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर हॉर्स लैटिट्यूड जिसे हम कहते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेड विंड और साउथ ईस्टर्न ट्रेड विंड जो है आपकी अपने पर्टिकुलर डायरेक्शंस में ये फ़्लो कर रही हैं, ठीक है। नाउ साइक्लोन नेचर्स फ्यूरी, ओडिशा, ये आपका एक आर्टिकल है, देखते हैं साइक्लोन के बारे में है ये, ठीक है। देखिए साइक्लोन्स आर वेरी डिवेस्टेटिंग, बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है लाइफ को भी और प्रॉपर्टीज़ को भी। ओडिशा जो है ईस्टर्न सी कोस्ट ऑफ इंडिया पे लोकेटेड है और इसमें काफ़ी ज़्यादा साइक्लोन्स आते हैं जो कि ओरिजिनेट करते हैं हमारे बे ऑफ बंगाल में। अब ये 1999 की बात है, साइक्लोन ने ओडिशा के 5 डिस्ट्रिक्ट पे हिट किया था, ठीक है। और दूसरा साइक्लोन जो है थोड़े दिन बाद ही 10 दिन बाद आ गया था, जिसने दैट डिवास्टेड लार्जर पोर्शन ऑफ द स्टेट। द डैमेज कॉज व मेनली ड्यू टू 3 फैक्टर्स। जो डैमेज हुआ था वो 3 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल थे। सबसे पहले विंड वेलोसिटी, सेकंड रेन और तीसरा आपका टाइडल सर्ज। जो विंड थी दे वर अप टू 260 किलोमीटर पर आवर एंड लास्टेड ओवर 36 आवर्स। एक तो इतनी तेज़ विंड थी एंड ऊपर से दे लास्टेड ऑलमोस्ट लाइक 1.5 डे, ठीक है। दीज हाई वेलोसिटी विंड अपरूटेड, मतलब इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि इन्होंने ट्रीज़ जो हैं वही जड़ से उखाड़ दिए थे। कच्चा हाउस तो नॉर्मल सी बात है, फिर डैमेज ही हो गए होंगे, है ना। रूफ टॉप ऑफ सेवरल इंडस्ट्रियल शेड एंड अदर हाउसेज वर ब्लोन अवे। पावर सप्लाई, टेलीकॉम, मतलब कि जो बिजली थी वो पूरी लाइन स्क्रैप हो गई। हैवी रेन अकर्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ साइक्लोन फॉर 3 days कंटिन्यूसली, बहुत ही भारी मात्रा में बारिश पड़ती रही। द रेन्स लेड टू फ्लडिंग इन द मेजर रिवर्स ऑफ ओडिशा, ठीक है। जो ये रेन थी इनकी वजह से ओडिशा की मेजर रिवर्स में जो है फ्लडिंग होने लगी। द साइक्लोनिक विंड कॉज टाइडल वेव्स दैट स्वेप्ट 20 किलोमीटर इनलैंड, मतलब कि जो टाइडल वेव्स थी ना वो शहरों के जहाँ तक वो आती थी उससे 20 किलोमीटर अंदर तक आ गई थी एंड दे बॉट मैसिव डिस्ट्रक्शंस इन द कोस्टल एरियाज। द 7 to 10 meter हाई टाइडल वेव इंट्रूडेड सडनली एंड कॉज मैसिव डैमेज टू द स्टैंडिंग पैडी क्रॉप्स। पैडी क्रॉप्स क्या है, जो हमारी स्टैंडिंग राइस क्रॉप्स थी, ठीक है। द साइक्लोन ओरिजिनेटेड एज अ डिप्रेशन इन द गल्फ ऑफ थाईलैंड। जो ये साइक्लोन था ये आपका एक डिप्रेशन की तरह गल्फ ऑफ थाईलैंड में ओरिजिनेट हुआ था नियर पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर जो है यूनियन टेरिटरी है इंडिया की, अंडमान एंड निकोबार के नाम से। ऑन 25 October 1999 एंड ग्रेजुअली मूव्ड इन अ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। नाउ इट इंटेंसिफाइड इनटू a super cyclone and hit the area between Arsama and Balikuda in Odisha on 29th October at 10:30। जो सुपर साइक्लोन था इसने ओडिशा का जो एंटायर कोस्ट है ना, कोस्ट लाइन मतलब जो आपका समुद्र से लगता हुआ एरिया है वो पूरा ही स्वाइप आउट कर दिया था, इंक्लूडिंग द सिटी ऑफ भुवनेश्वर एंड कुटक एंड 28 कोस्टल टाउन। तो आप सोच रहे हैं कितना ही ज़्यादा डिवेस्टेटिंग और भव्य था। अबाउट 13 million people were affected, 13 million people, okay. Now a large number of livestock were killed, मतलब कि आपके जो ये गाय भैंस होते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में इनकी डेथ हुई थी ड्यू टू सेलिनेशन। देखिए जब क्या होता है, नॉर्मल सी बात है, जब आपका समुद्र का पानी आएगा तो वो तो खारा होता है, तो इसकी वजह से क्या होता है, सेलिनेशन होता है। तो जो लार्ज ट्रैक्ट था एग्रीकल्चर लैंड का वो इनफर्टाइल हो गया, ठीक है, क्योंकि उसमें अब क्रॉप्स नहीं उग सकती सेलिनेशन की वजह से। Now large tract of sal, teak and bamboo plantation disappeared. The mangrove forest between Paradeep and Konark vanished. तो देखिए कि परमानेंट लॉस भी हुआ था हमारे नेचर को, किस वजह से, या आपकी जो टाइडल सर्ज थी या फिर ये जो पूरा साइक्लोन जो सुपर साइक्लोन में डेवलप हो गया था इसकी वजह से। नाउ मॉइस्चर, वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन वाटर इवेपोरेट, देखिए जब वाटर इवेपोरेट करता है ना लैंड से एंड डिफरेंट वाटर बॉडी से, तो वो हवा में जाके वाटर वेपर बन जाता है। मॉइस्चर इन द एयर एट एनी टाइम इज़ नोन एज ह्यूमिडिटी। मॉइस्चर जो होता है हवा में किसी भी वक्त पे उसे हम क्या कहते हैं, ह्यूमिडिटी। व्हेन द एयर इज़ फुल ऑफ वाटर वेपर वी कॉल इट अ ह्यूमिड डे। जब भी हमारी हवा में पानी होता है, ठीक है, वाटर वेपर होता है, पानी नहीं वाटर वेपर होता है, हम कहते हैं बहुत ह्यूमिड डे है, ठीक है, क्योंकि हमें बहुत ही चिपचिपा महसूस होता है। जैसे जैसे हवा वार्मर होती जाती है वैसे वैसे हवा की कैपेसिटी वाटर वेपर होल्ड करने की इंक्रीज़ होती जाती है और ह्यूमिडिटी बढ़ती जाती है। ऑन अ ह्यूमिड डे में आपने देखा होगा जो हमारे क्लोथ्स होते हैं ना वो सूखने में टाइम लेते हैं, ठीक है,
क्योंकि पानी जो है वो आसानी से कपड़ों से इवेपोरेट नहीं होता है, मेकिंग अस फील अनकम्फर्टेबल। व्हेन द वाटर वेपर राइजेज, जैसे जैसे वाटर वेपर राइज करता है ना, ठीक है, इट स्टार्ट कूलिंग। व्हेन द वाटर वेपर राइजेज, एयर में एक मात्रा से ज़्यादा जब वाटर वेपर आ जाता है तो इट स्टार्ट कूलिंग। और जैसे द वाटर वेपर कंडेंस कॉजिंग फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, और एक सेचुरेशन पॉइंट हो जाता है जहाँ पर वाटर वेपर कंडेंस कर जाता है और वो ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। क्लाउड्स आर जस्ट मासेस ऑफ सच वाटर ड्रॉपलेट्स, जो हमारे बादल होते हैं ये जो है ये ऐसी वाटर ड्रॉपलेट्स का मास हैं, ठीक है, कंबाइंड मास है। व्हेन दीज ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर बिकम टू हैवी टू फ्लोट इन एयर देन दे कम डाउन एज प्रेसिपिटेशन। अब जब ये वाटर ड्रॉपलेट्स है बहुत हैवी हो जाती हैं ना टू बी कैरीड बाय द क्लाउड्स, तो ये क्या करती हैं, अब नॉर्मल सी बात है कि जब आप लोग सोचिए कि एक आम का पेड़ है और जो है आम बहुत भारी हो गया है, ठीक है, वो उस डाल पे लटक नहीं पा रहा है तो टूट जाएगा। तो ऐसे ही जब वाटर ड्रॉपलेट्स बहुत भारी हो जाती हैं तो फिर वो बारिश के रूप में हमारे लैंड पे आती हैं। जेट प्लेन फ्लाइंग इन द स्काई लीव अ वाइट ट्रेल बिहाइंड देम। आपने देखा होगा जो ये जेट प्लेन्स होते हैं जब भी उड़ते हैं तो इनके जैसे कहीं पीछे की साइड, जैसे हम पूंछ कह देंगे, ठीक है, ओके, टेल कह देंगे, ये अपने पीछे एक वाइट ट्रेल छोड़ते हुए चलते हैं। द मॉइस्चर फ्रॉम दिस इंजन कंडेंसेस, we see trail of this condensed moisture for some time when there is no air movement to disturb it, okay। तो ये जो होती है, ये जो ट्रेल होती है ना, इसमें मॉइस्चर होता है और जब एयर नहीं होती है तब उसे 2-3 सेकेंड तक डिस्टर्ब करने के लिए तब तक हम वो ट्रेल देख पाते हैं। प्रेसिपिटेशन दैट कम्स डाउन टू द अर्थ इन लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड रेन। अब प्रेसिपिटेशन जो लिक्विड ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में अर्थ पे आती है उसे हम कहते हैं रेन। मोस्ट ऑफ द ग्राउंड वाटर कम्स फ्रॉम रेन वाटर। मोस्ट ऑफ द ग्राउंड वाटर जो हमारा धरती के अंदर एज एन हमारा सरफेस के अंदर पानी होता है वो हमारा रेन वाटर से ही आता है। प्लांट्स हेल्प प्रिजर्व वाटर। हमारे प्लांट जो है वो वाटर को प्रिजर्व करने में बहुत हेल्प करते हैं। व्हेन ट्रीज ऑन हिल साइड्स आर कट रेन वाटर फ्लोज डाउन द बेयर माउंटेन एंड कॉज फ्लडिंग इन लो लाइंग एरियाज। अब देखिए क्या होता है कि जहाँ पे माउंटेन्स होते हैं ना वहाँ पे, अब माउंटेन्स तो स्टीप होते हैं, दोनों साइड से उनका पानी जो है वो बह जाता है जब बारिश पड़ती है, लेकिन जो उनके साइड में गांव वगैरह होते हैं, विलेज या एरिया होते हैं ना, वहाँ पे फ्लडिंग आ जाती है। ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म देयर आर 3 टाइप ऑफ रेनफॉल। मैकेनिज्म के हिसाब से 3 तरह की रेनफॉल होती हैं। सबसे पहली होती है कन्वेंशनल रेनफॉल, अगली होती है ओरोग्राफिक रेनफॉल और थर्ड होती है हमारी साइक्लोनिक रेनफॉल, ठीक है। इन सब के बारे में हम आगे आगे पढ़ते जाएंगे, अभी इतना इंपॉर्टेंट है। 3 तरह की रेनफॉल होती हैं बेसिस ऑन द बेस्ड ऑफ मैकेनिज्म। सबसे पहले कौन सी हुई आपकी कन्वेंशनल रेनफॉल, सेकंड हुई आपकी ओरोग्राफिक रेनफॉल और थर्ड हुई आपकी साइक्लोनिक रेनफॉल, ठीक है। नाउ रेनफॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। नॉर्मल सी बात है, हमें पानी बहुत ज़रूरी है, हमें रेनफॉल बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इट ब्रिंग्स फ्रेश वाटर टू द अर्थ सरफेस। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये फ्रेश वाटर लाती है अर्थ सरफेस पे। अगर रेनफॉल कम होती है, पानी की कमी, वाटर स्कैसिटी होती है, तो सूखा पड़ता है। सूखा का मतलब होता है ड्राउट, ठीक है। और जब पानी बहुत ज़्यादा या बारिश बहुत ज़्यादा पड़ जाती है और फिर बाढ़ आ जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? फ्लड्स। On the other hand, if it is more, flood takes place. Okay. Now, do you know other forms of precipitation are snow, sleet and hail. ठीक है, आपने हेल स्टॉर्म सुना होगा, आपने बर्फ़ पड़ना सुना होगा, आपने बर्फ़ के छोटे छोटे पीसेस पड़ने सुने होंगे, ठीक है। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। ओके, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच। प्लीज़ राइट डाउन इफ देयर एनी सजेशन। और ये जो एक्सरसाइज है, ये इसकी हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे, वो हम सेपरेटली पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।